लेकिन घामू राम जी उस समय 96 के चुनाव के बाद काफ़ी स्थिति लोगों के कमज़ोर थे, आर्थिक तौर से भी कमज़ोर थे, इसलिए वो थोड़ी पीछे चले गए। कहा जाता है कि 2002 का टिकट लेने के लिए आपको अपना घर बेचना पड़ा था। घर टिकट का तो नहीं बेचना पड़ा था, लेकिन परिस्थिति ऐसी आई, घर बेचना पड़ा। टिकट के लिए तो हमको कुछ नहीं करना पड़ा था, टिकट मिल गया था। ये कुछ लोगों ने ऐसा किया कि नहीं ये चाहिए वो चाहिए, जैसे नसीमुद्दीन सिद्दीकी और लोग, तो मुझे मजबूरन घर बेचना पड़ा था। और हम वफादारी के चक्कर में ना इधर के हुए ना उधर के हुए। मैं सिटिंग एमएलए था जब मेरा टिकट काट दिया गया। आपको कोई ऑफर समाजवादी पार्टी से आया था उस समय, जिस समय सरकार बनानी थी, तोड़ फोड़ करनी थी? जब हम गए नहीं तो ऑफर की चिंता क्या चर्चा करें। हम ऑफर तो बहुत आया था, लेकिन हमारे अंदर दल की निष्ठा जो थी वो हमें नहीं जाने दे रही थी कि हम, चूंकि बहन जी के सीट का एमएलए था मैं, और मैं जाता तो बहुत बड़ा आरोप झेलना पड़ता, इसलिए मैं बिल्कुल तटस्थ था। मैं बिल्कुल नहीं समाज लालच में गया। प्रलोभन मुझे मिला था, कैबिनेट मंत्री के पद का मिला था और कुछ मिला था, क्या क्या बताऊं, लेकिन हमने कहा कि नहीं, ये सीट दल बदलना हमारे लिए अच्छा नहीं है। दरअसल मेरे साथ एक खड़यंत्र चला गया। नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने बहन जी से कह दिया कि मैंने किसी मौलाना को थप्पड़ मार दिया। उस मौलाना में ढूंढ रहा हूँ, न मैं जान पाया न क्षेत्र जान पाया, लेकिन ये आरोप लगा कि मैंने किसी मौलाना को थप्पड़ मार दिया, मुसलमान हमको वोट नहीं देगा, इसलिए मेरा टिकट काट दिया गया था। तो नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने बहन जी को बताया था, और उसके बाद उसकी पुष्टि किया था मलिक मसूद, यहाँ के सगड़ी के विधायक थे। हाँ बहन जी, उन्होंने मौलाना को थप्पड़ मारा था, जबकि मैं किसी मौलाना को अभी तक जान नहीं पाया किस मौलाना को थप्पड़ मारा था। मेरे स्वभाव में थप्पड़ मारना नहीं है, लेकिन ये आरोप मेरे ऊपर बहुत भारी पड़ा। यही आरोप और यही पड़ाव आपके लिए नुकसानदायक हुआ? हाँ बिल्कुल रहा, ये बिल्कुल रहा। ये ये आरोप और ये पड़ाव इतना नुकसानदायक रहा कि मेरी गाड़ी प्लेटफार्म से उतर गई, अभी तक चढ़ी नहीं। तो बसपा आपने छोड़ा और 12 में फिर सपा की सरकार बन गई, तो ऐसा नहीं लगा कि गलत ट्रैक पे चले गए? दरअसल अब हम क्या बताएं, मैं शांत स्वभाव का आदमी हूँ। समाजवादी पार्टी का जो रंग ढंग था, क्योंकि सोनकर वो विधायक थे, कैंडिडेट वहाँ थे ही, तो सपा में जाने का मतलब ये था कि मैं, मेरा कॉन्शियस अलाउ नहीं किया सपा में जाना चाहिए। अब वो सिटिंग एमएलए थे, बहुत दूर दूर तक कोई जगह नहीं थी, कोई मौका मिलता, इसलिए मैं सपा में नहीं गया। और सपा पता नहीं क्यों मुझे शुरू से ही, सपा के नेता में कमी नहीं है, सपा के लोग जो यहाँ गांव गिराव के लोग हैं, इनकी उद्दंडता से सपा का नुकसान होगा। जब सपा सरकार बनती है तो कोई भी निकलता है, वो अपनी औकात भूल के उद्दंडता ही करता है, ये सपा के लिए नुकसानदायक है। जब मैं चुनाव लड़ा था तो मुझे लगा था कि मैं मेहनत करूंगा, बड़ी एनर्जी मैंने लगा दिया उस पर। एनर्जी लगाने के बाद जब मैं 12-14 हजार वोट रह गया, तो मुझे लगा कि मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा कांग्रेस का, इसलिए कांग्रेस आने वाली नहीं है, फिर मैं चुप हो गया। लेकिन जब 14 में मोदी जी आए गुजरात से देश के नेता बनने, तो उनकी टैक्टिक्स मुझे अच्छी लगी और उनकी सोच मुझे अच्छी लगी, इसलिए मैंने कहा कि भाजपा में मुझे जाना चाहिए। मैं भाजपा में चला। भाजपा में आने अब तीस क्या है, अरे भाई मैं तो इस पर संतोष करता हूँ कि बहुत से लोग पूरी जिंदगी खपा दिए, कुछ नहीं हो पाए। मैं तो कम से कम एक बार एमएलए हो गया। राजनीति में जब निकल पड़ा हूँ तो बैठे तो रह नहीं सकता। जैसे कोई नचनिया नाचता हो और सबसे सट्टे बुक हो जाएं, नचनिया खाली रहेगा तो पंचगोइयाँ बना लेगा, लेकिन शुरू हो जाएगा। तो राजनीति ये है, राजनीति से में जो है बिना राजनीति के रह ही नहीं सकता। अब रही बात जिंदगी के पड़ाव के, तो हिस्सा ज़्यादा क्रॉस हो गया है, जो समय बचा है वो देखा जाएगा, फिर मौका आएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं अम्बेडकर नगर पोस्ट में हूं दुष्यंत कुमार। 2024 का लोकसभा चुनाव 4 से 5 महीने बाद शुरू होने की कगार पर है। ऐसे में अम्बेडकर नगर जिले की राजनीतिक परिस्थितियां क्या है? आज हमारे साथ खास मेहमान अम्बेडकर नगर जिले के पूर्व विधायक जयराम विमल जी हैं, जो अम्बेडकर नगर जिले के आलापुर विधानसभा सीट, जो तत्समय जहांगीरगंज विधानसभा सीट थी, विधायक निर्वाचित हुए थे। संघर्ष किया और संघर्ष के दौर में इस सीट से विधायक निर्वाचित हुए। राजनीतिक परिस्थितियां बदली, माहौल बदला, दल बदलना पड़ा, बहुत सारी बातें हैं। क्या कुछ राजनीति में होने वाला है, क्या कुछ चल रहा है, इन सब बातों की चर्चा करेंगे। विधायक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद।
धन्यवाद दादा। विधायक जी, राजनीति की शुरुआत आपकी कहाँ से हुई और कैसे राजनीति में आना हुआ? मैं स्कूल में पढ़ ही रहा था, उस समय बामसेफ था। फिर बामसेफ से बहुजन समाज पार्टी का निर्माण हुआ 84 में। फिर लोग नौजवान थे और नौजवान होके गांव में कूद पड़े लोगों के बीच में। जो बसपा का मिशन था, वो उस मिशन को लेके हम लोग कूद पड़े और गांव-गांव जाके मीटिंग किए और एक मूवमेंट तैयार हुआ। जो मूवमेंट अंत में जाके 89 में 11 सीट जीता और उसके बाद 91 में 9 सीट जीते। फिर 93 में सपा बसपा अलायंस हुआ तो भाजपा बसपा सपा बसपा सरकार बनी और 96 में जो है 95 में भी अलायंस टूट गया। 95 में अलायंस टूटने के बाद सपा बसपा भाजपा तीनों अलग अलग लड़े। फिर उसके बाद भाजपा को मिला के बसपा सरकार बनी। 2002 में भी भाजपा को मिला के बसपा सरकार बनी और 95 में भी भाजपा को मिला के बसपा सरकार बनी थी। घामूराम यहाँ के बीएसपी के बड़े पुराने चेहरे रहे हैं, जो इस समय हम लोगों के बीच में नहीं है, फाउंडर मेंबर बीएसपी के। उनका टिकट काट करके आपको टिकट दिया गया था 2002 के चुनाव में और मायावती जी ने जब इस सीट को छोड़ा था और आपको इसी सीट से, जहांगीरगंज सीट से आपको विधायक बनने का मौका मिला था। तो क्या वजह रही उनका टिकट काट करके आपको दिया गया? दरअसल घामूराम जी 93 में चुनाव जीते थे, 96 में फिर लड़े वो, लेकिन वो चुनाव हार गए और परिस्थितियाँ बदलती गई। फिर 2002 में आके यहाँ से बहन जी चुनाव लड़ लिया। बहन जी चुनाव जीती। फरवरी में बहन जी चुनाव जीती थी, उन्होंने मार्च में सीट छोड़ दिया और फिर मई में उपचुनाव हुआ, उसमें मुझे मौका मिला चुनाव लड़ने का। क्योंकि घामूराम जी के उस समय, अब क्या परिस्थिति रही होगी तो पार्टी लोग अच्छी तरह जानेंगे, लेकिन घामूराम जी उस समय 96 के चुनाव के बाद काफ़ी स्थिति लोगों के कमज़ोर थे, आर्थिक तौर से भी कमज़ोर थे, इसलिए वो थोड़ी पीछे चले गए। कहा जाता है कि 2002 का टिकट लेने के लिए आपको अपना घर बेचना पड़ा था। घर टिकट का नहीं बेचना पड़ा था, लेकिन परिस्थिति ऐसी आई, घर बेचना पड़ा। टिकट के लिए तो हमको कुछ नहीं करना पड़ा था, टिकट मिल गया था। ये कुछ लोगों ने ऐसा किया कि नहीं ये चाहिए वो चाहिए, जैसे नसीमुद्दीन सिद्दीकी और लोग, तो मुझे मजबूरन घर बेचना पड़ा था। अब वो कटोखर में मकान था, वो मकान बेचना पड़ा। आप विधायक निर्वाचित हुए, 5 साल आप विधायक रहे, सपा बीएसपी और बीजेपी गठबंधन में आप विधायक थे। उस समय फिर राजनीतिक परिस्थितियां बदली थी, समाजवादी पार्टी की सरकार बन गई थी, तो संघर्ष झेलना पड़ा था यहाँ? अरे समाजवादी पार्टी सरकार बनी, जो बसपा के 39-40 विधायक टूट के गए, सपा पे सरकार में मंत्री बने। मंत्री बनने के बाद फिर वो आए और एक वोट देने के एवज में एमएलसी और राज्यसभा के वो फिर पुनः बसपा के टिकट पर चुनाव लड़े और हम वफादारी के चक्कर में न इधर के हुए न उधर के हुए। मैं सिटिंग एमएलए था जब मेरा टिकट काट दिया गया। आपको कोई ऑफर समाजवादी पार्टी से आया था उस समय, जिस समय सरकार बनानी थी, तोड़ फोड़ करनी थी? जब हम गए नहीं तो ऑफर की चिंता क्या चर्चा करें। हम ऑफर तो बहुत आया था, लेकिन हमारे अंदर दल की निष्ठा जो थी वो हमें नहीं जाने दे रही थी कि हम, चूंकि बहन जी के सीट का एमएलए था मैं, और मैं जाता तो बहुत बड़ा आरोप झेलना पड़ता, इसलिए मैं बिल्कुल तटस्थ था। मैं बिल्कुल नहीं समाज लालच में गया। प्रलोभन मुझे मिला था, कैबिनेट मंत्री के पद का मिला था और कुछ मिला था, क्या क्या बताऊं, लेकिन हमने कहा कि नहीं, ये सीट दल बदलना हमारे लिए अच्छा नहीं है। फिर 2007 का एक समय आया जब बीएसपी का पूरा ऐसा माहौल बना कि उत्तर प्रदेश में गवर्नमेंट बन गई, तो 7 वाला टिकट कटने के पीछे की वजह क्या हो गई? दरअसल मेरे साथ एक षड्यंत्र चला गया। नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने बहन जी से कह दिया कि मैंने किसी मौलाना को थप्पड़ मार दिया। उस मौलाना में ढूंढ रहा हूँ, न मैं जान पाया न क्षेत्र जान पाया, लेकिन ये आरोप लगा कि मैंने किसी मौलाना को थप्पड़ मार दिया, मुसलमान हमको वोट नहीं देगा, इसलिए मेरा टिकट काट दिया गया था। तो ये हवा कहाँ से उड़ी कि मौलाना को थप्पड़ मार दिया विधायक जी ने और ये कर दिया? ये नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने बहन जी को बताया था और उसके बाद उसकी पुष्टि किया था। मलिक मसूद यहाँ के सगड़ी के विधायक थे, हाँ बहन जी उन्होंने मौलाना को थप्पड़ मारा था, जबकि मैं किसी मौलाना का अभी तक जान नहीं पाया किस मौलाना को थप्पड़ मारा था। मेरे स्वभाव में थप्पड़ मारना नहीं है, लेकिन ये आरोप मेरे ऊपर बहुत भारी पड़ा
अब मैं उसकी सफाई अगर कोई मांगता तब तो देता भाई। न कोई मीडिया जान पाई, न जनता जान पाई। लेकिन ये आरोप मेरे ऊपर जो लगा वो काफी घातक रहा मेरे लिए। ये मानते हैं कि राजनीति में यही आरोप और यही पड़ाव आपके लिए नुकसानदायक हुआ? हाँ, बिल्कुल रहा ये। बिल्कुल रहा ये ये आरोप और ये पड़ाव इतना नुकसानदायक रहा कि मेरी गाड़ी प्लेटफार्म से उतर गई, अभी तक चढ़ी नहीं। राजनीति में मुझे भटकना पड़ा, कोई रास्ता मिला नहीं। ये टिकट कटा, फिर बीएसपी की गवर्नमेंट बनी, तो कहीं ऐसा मौका एडजस्ट करने का मौका नहीं आया? मौके तो बहुत थे, लेकिन मौके अगर दिए जाते तो मौके थे। भाई बहुमत की सरकार 5 साल तक चली थी, मौका तो बहुत था, वो चाहती थी, मौका बहुत था। लेकिन लोगों ने मुझे पता नहीं क्यों क्या समझा, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। मुझे मजबूरन 12 में छोड़ देना पड़ा। जब देखा मेरा कुछ नहीं किया इन लोगों ने, मेरे साथ धोखा हुआ, तो मैंने बसपा छोड़ दिया। तो बसपा आपने छोड़ा और 12 में फिर सपा की सरकार बन गई, तो ऐसा नहीं लगा कि गलत ट्रैक पे चले गए? दरअसल अब हम क्या बताएं, मैं शांत स्वभाव का आदमी हूँ। समाजवादी पार्टी का जो रंग ढंग था, क्योंकि सोनकर वो विधायक थे, कैंडिडेट वहाँ थे ही, तो सपा में जाने का मतलब ये था कि मेरा कॉन्शियस अलाउ नहीं किया सपा में जाना चाहिए। अब वो सिटिंग एमएलए थे, बहुत दूर दूर तक कोई जगह नहीं थी, कोई मौका मिलता, इसलिए मैं सपा में नहीं गया। और सपा पता नहीं क्यों मुझे शुरू से ही, सपा के नेता में कमी नहीं है, सपा के लोग जो यहाँ गांव गिराव के लोग हैं, इनकी उद्दंडता से सपा को नुकसान होगा। जब सपा सरकार बनती है तो कोई भी निकलता है, वो अपनी औकात भूल के उद्दंडता ही करता है, ये सपा के लिए नुकसानदायक है। 2012 में आप कांग्रेस से चुनाव लड़े और इसके बाद कांग्रेस से भी 12,000 से अधिक वोट आप पाए। कभी कांग्रेस यहाँ इतना वोट पाई नहीं थी 91 के 92 के बाद से। फिर इसके बाद बीजेपी में जाने का मन कहाँ से परिवर्तित हो गया फिर? दरअसल कांग्रेस जब मैं चुनाव लड़ा था तो मुझे लगा था कि मैं मेहनत करूंगा, अब बड़ी एनर्जी मैंने लगा दिया उस पर। एनर्जी लगाने के बाद जब मैं 12-14 हजार वोट रह गया तो मुझे लगा कि मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा कांग्रेस का, इसलिए कांग्रेस आने वाली नहीं है। फिर मैं चुप हो गया। लेकिन जब 14 में मोदी जी आए गुजरात से देश के नेता बनने, तो उनकी टैक्टिक्स मुझे अच्छी लगी और उनकी सोच मुझे अच्छी लगी, इसलिए मैंने कहा कि भाजपा में मुझे जाना चाहिए, और मैं भाजपा में चला। भाजपा में आने के बाद आपने टिकट के लिए भी दावेदारी किया और कई बार आपने प्रयास भी किया और अंत तक आपका लिस्ट में नाम भी ये रहता था कि पैनल में नाम भी है, लेकिन अंत में फिर मौका नहीं मिल पाया। इसकी टीस रहती है? अब तीस क्या है, अरे भाई मैं तो इस पर संतोष करता हूँ कि बहुत से लोग पूरी जिंदगी खपा दिए, कुछ नहीं हो पाए। मैं तो कम से कम एक बार एमएलए हो गया। राजनीति में जब निकल पड़ा हूँ तो बैठे तो रह नहीं सकता। जैसे कोई नचनिया नाचता हो और सबके सट्टे बुक हो जाएं, नचनिया खाली रहेगा तो पंचगोइयाँ बना लेगा, लेकिन शुरू हो जाएगा। तो राजनीति की ये है, राजनीति से में जो है बिना राजनीति के रह ही नहीं सकता। अब रही बात जिंदगी के पड़ाव के, तो हिस्सा ज़्यादा क्रॉस हो गया है। जो समय बचा है वो देखा जाएगा, फिर मौका आएगा। अभी राजनीति में इसी तरीके से सक्रिय रहेंगे? जितनी सक्रियता हो सके बिल्कुल रहूंगा, जितनी हमारी क्षमता है मैं सक्रिय रहूंगा। और 27 के बाद सोचूंगा मुझे क्या करना है। 27 तक बीजेपी में रहेंगे? हाँ बिल्कुल, नहीं 27 तक बीजेपी में क्या, बीजेपी में तो अब देखिए, जो अब अच्छा लग रहा है तो अच्छा लग रहा है। 27 के बाद सोचूंगा मुझे अब क्या करना चाहिए। राजनीति से संन्यास लेना चाहिए कि राजनीति में कुछ करना चाहिए, वो 27 के बाद सोचूंगा। आप पर ये भी आरोप लगते रहे हैं, जो क्षेत्र में चर्चा है, कि आप जिसकी पैरवी करते थे, खुलकर करते थे, 2 लोग आज जाते थे तो एक की ही पैरवी होती थी जो सही होता था। तो इससे दुश्वारियाँ नहीं झेलनी पड़ी? दुश्वारियां नहीं आई, मैं कभी डरा नहीं। जो सही था उसी की पैरवी करता था मैं, गलत पैरवी कभी नहीं किया मैंने। आज जो क्षेत्र में लोग अच्छा नाम लेते हैं, इसलिए कि मैंने गलत काम को कतई तवज्जो दिया ही नहीं। गलत काम कोई हो उसको मैं सह दूं। हमने हमेशा सही आदमी काम किया है। और 1-2 मामले तो ऐसे आए हैं कि अगर मैं जल्दबाजी करता सबसे नुकसान हो जाता। जिस आदमी की पैरवी के लिए कुछ लोग आगे हमारे धपके, पुलिस ने छापा मारा, उसके यहाँ बहुत कुछ मिला। मैंने कहा भाई अभी नहीं करूंगा मैं, मुझे जानने दो तब बताता हूँ। उस समय मोबाइल तो बाद में आया, मोबाइल जब
4 में आ गया है। लैंडलाइन फोन हुआ करता था, लेकिन तब भी मैं पूरी विधानसभा की खबर सुबह तक लोगों को इतने कार्यकर्ता थे कि पूरी विधानसभा की खबर मुझे शाम तक सुबह तक मिल जाती थी, सुबह 9-10 बजे तक। बीएसपी की एक अलग टीम थी, जयराम बिमल की एक अलग टीम हुआ करती थी, इसके पीछे की वजह? ना बीएसपी की टीम से ही था मैं भाई। मेरी अलग टीम होती तो बीएसपी के लोग मुझे अलग ना कर देते। बीएसपी की टीम थी, इतना जरूर है कि पारिवारिक बैकग्राउंड हमारा ठीक था, सबका सहयोग करने का तब भी मेरा मन था, करता भी था, और जब मुझे मौका मिला तब भी मैंने सहयोग किया। मैंने हमेशा एक दूसरे का भला करने में ही अपने आप को अच्छा माना, वही करता हूँ आज भी। राजनीति में आपके इस दौर में कोई ऐसा घटनाक्रम जो बहुत ज्यादा आपको याद रहता हो, या कभी बहन जी से मुलाकात हुई हो, अपनी बात कहने का ये मौका नहीं मिल पाया कि टिकट काट दिया था उन्होंने? नहीं, मौका तो मिला, मौका मिला। जब टिकट हमारा कट जाएगा, बहन से मिलने का मौका मिला, तो बहन जी ने हमको मिलने का मौका समय दिया कि फला दिन आ जाओ। लेकिन उसकी चर्चा पहले नसीमुद्दीन को भी हो गई। बहन जी से मिलने के पहले नसीमुद्दीन भी पहुंच गए। हम, नसीमुद्दीन और बहन जी, 3 लोगों से बात हुई। बहन जी ने कहा कि ठीक है, जाओ चुनाव लड़ाओ, और हम धोखा नहीं देंगे, और तुम्हें हम बाद में देखेंगे, सरकार उकार बनती है तो हम आपको एडजस्ट करेंगे। लेकिन कहा तो बहन जी ने, लेकिन किया कुछ नहीं। वेट मैंने किया 7 से लेकर 12 तक, जब तक सरकार थी, कुछ किया नहीं। तो मुझे लगा कि मैं गलत जगह फंस गया हूँ। अब मेरे विरोधी वहाँ ऊपर इतना सक्रिय हैं कि मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा। बाद में मैंने बहुत प्रयास किया बहन जी से मिलने का, लेकिन कोई मौका मिला नहीं। हमारे कुछ हमदर्द भी थे, उन्होंने कुछ नंबर दिए कि इस नंबर पर आप कॉल करोगे, बहन से बात हो जाएगी। लेकिन वो नंबर भी वहाँ पहुँच के कोई दूसरा ही उठाता था, वो घूम घुमा कर रह गया। बहन से मिलने का मौका नहीं मिला। बीएसपी में अगर जाने का मौका मिलेगा तो क्या प्रयास करेंगे फिर? कुछ नहीं, बीएसपी में जाने का कोई मतलब नहीं है। बीएसपी में जाने का कोई मतलब इसलिए नहीं कि जिन लोगों ने अपनी पूरी जवानी खपा दिया, उसको तो बिल्कुल दूध के तिनके की तरह उठा फेंक दिया, तो क्या रह गया बीएसपी में? जो करना हो करें लोग। मायावती जी ने आकाश आनंद को उत्तराधिकारी बना दिया। हाँ, डूबती हुई नाव के वो आकाश मिल गया, अच्छी बात है। बसपा तो डूबती हुई नाव है, अब आकाश के आने से क्या हो जाएगा भाई? इसलिए कि एक सीट, मात्र एक सीट, वो भी अगर वो आदमी बाहुबली अपनी दम पर न लड़ा होता तो वो भी 0 हो जाता। पूरे प्रदेश में, और अभी सामने जो लोकसभा चुनाव होने वाला है, 10 एमपी हैं इनके, दानिश अली को उन्होंने निकाल ही दिया। लेकिन उसके बाद अगर आम चुनाव में इनको जाना होगा, तो हमको लगता है कि 14 वाली स्थिति न हो जाए, एक 0 बना के उसी पे बहन जी की फोटो लगाई दिया जाए, इसलिए कि कुछ होने वाला नहीं है। बहन जी के नाम से इतनी दिक्कत क्यों हो रही है? बहन जी के नाम से उस दिक्कत क्या है? बहन जी ने जो मूवमेंट चला था, कांसीराम का जो नारा था, सामाजिक परिवर्तन आरसी मुक्ति आंदोलन, ये मान्यवर कांसीराम जी का नारा था। उस सामाजिक परिवर्तन का जो हमको कैडर दिया जाता था, उस कैडर में इतनी नशा थी कि वो नशा उतरती ही नहीं थी, और वो कैडर खत्म हो गया, नशा भी उतरी गई, इसलिए कि काफी टाइम हो गया, अब नशा उतर गई। उस कैडर में बहुत नशा था। वो कैडर जो दिया जाता था, हम लोग कैंप लगवा के बंद कमरे में कैडर कराते थे, तो उसमें जिस विषय पर कैडर दिया जाता था, अब वो विषय रहा नहीं। अब जब सर्व समाज की राजनीति होती, सर्व समाज की राजनीति की सभी पार्टियां कर रही है, उसमें क्या लेना देना है? और कोई व्यक्तिगत जीवन में कभी ऐसी दुश्वारियां आई हो, राजनीति से जुड़ी हुई दुश्वारियां? नहीं, दुश्वारियाँ क्या ही? अरे टिकट मांगा, नहीं मिला, टिकट मांगता रहा, नहीं मिला, एक बार मिला, एक बार एमएलए हो गए, और बाकी तो पारिवारिक बैकग्राउंड हमारा ऐसा था, हमारे पिताजी थे, हमारे बड़े भैया थे, हमको कभी महसूस ही नहीं हुआ कि घर की कोई जिम्मेदारी हमारी है। लेकिन पिताजी और भैया के न रहने के बाद अब तो मैं अकेला जिम्मेदार हो गया हूँ, सब कुछ मुझे ही देखना पड़ रहा है, इसलिए अब दुश्वारियाँ लगती हैं।
धन्यवाद। अभी आपने अम्बेडकर नगर जिले के पूर्व विधायक जयराम विमल जी को सुना, जिनका कहना है कि राजनीति में संघर्ष किया, संघर्ष का दौर आया, विधायक निर्वाचित हुए, फिर इसके बाद समय परिस्थितियाँ बदली, टिकट नहीं मिला तो पार्टी चेंज किया। लेकिन एक बार विधायक होने के बाद टिकट कटवाने से लेकर के जो एक ऐसा मोड़ आया जब 2007 में बीएसपी की गवर्नमेंट बनी, वहाँ टिकट काट दिया गया। इसकी टीस पूर्व विधायक जयराम विमल जी को आज भी है। हालाँकि इन्होंने कहा कि 2027 के बाद तय करेंगे कि अभी क्या कुछ करना है।